हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। 8th की साइंस की क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 करेंगे। हमारी पिछली वीडियोस में हमने बहुलक क्या होते हैं उनके बारे में जाना था, क्योंकि संश्लेषित रेशे भी एक बहुलक है, और बहुलकीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझा था। इसके अलावा हमने संश्लेषित रेशों के प्रकार डिस्कस किए थे, जिसमें हमने नायलॉन और रेयॉन पढ़ लिया था। आज आपको पढ़ना है संश्लेषित रेशों के नेक्स्ट टाइप्स के बारे में, विच इज़ पॉलिएस्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पॉलिएस्टर ये एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशों में पॉलिएस्टर को भी हम काउंट करते हैं, और ये जो रेशा है वो एक प्रकार से इतना सॉफ्ट रेशा होता है कि इस रेशों से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। क्लियर? ये सपाट रहता है, यानी एकदम सीधा रहता है, और इसमें दाग धब्बे चिपकते नहीं हैं। तो दाग धब्बे नहीं चिपकने के कारण और ये धुलने में आसानी रहती है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती है, तो रख रखाव में आसानी होने के कारण इसका वस्त्र उद्योग में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। आपने लोगों को देखा होगा सुंदर पॉलिस्टर की कमीज़ें या अन्य परिधान पहने हुए आपने देखा है। ये पॉलिस्टर है जिसे यूरोपीय बाज़ार में डेकेरॉन नाम से जाना जाता है, और वस्त्र उद्योग में एशियाई बाज़ार में इसे टेरिलीन नाम से जाना जाता है। पॉलिस्टर जो है वो बेसिकली क्या है, एक बहुलक है, और ये बहुलक पॉली प्लस एस्टर, यानी कि पॉली का अर्थ हो गया अनेक, एस्टर ग्रुप एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है एस्टर, जिस एस्टर के बहुलकीकरण से क्या बनाया जाता है, पॉलिएस्टर का रेशा प्राप्त किया जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये संश्लेषित रेशे हैं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं और रासायनिक इकाइयों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो एस्टर एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। एस्टर एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड है, और इसी के बहुलकीकरण, पॉली का मतलब यही इकाइयाँ जब दोहराई जाती है एस्टर की, तो एक लंबी चेन बनती है, उसी हम क्या कहते हैं, पॉलिस्टर कहते हैं, और उसी से हमें पॉलिस्टर का रेशा प्राप्त होता है। अब आप पूछेंगे एस्टर क्या होता है, तो देखिए एस्टर जो है वास्तव में एक प्रकार का रसायन है जो कि प्राकृतिक रूप से फलों के अंदर उपस्थित होता है, और फलों में जो गंध आती है, जो एक मीठी सी फलों की जो स्पेशल गंध होती है, वो प्राकृतिक रूप से फलों में एस्टर ग्रुप के पाए जाने के कारण ये गंध हमें महसूस होती है। ठीक है, तो एस्टर ग्रुप जो है वो फलों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है, और इसके कारण ही फलों में गंध उपस्थित होती है। इसी एस्टर रासायनिक इकाई का बहुलकीकरण करके पॉलिएस्टर रेशा बनाया जाता है। क्लियर? तो पॉलिएस्टर जो है वो 2 प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिएस्टर जो है उसके 2 प्रकारों को हम ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं। फर्स्ट है वस्त्र उद्योग में टेरिलीन या डेकेरॉन नाम से इसे जाना जाता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एशियाई बाज़ार में इसे टेरिलीन नाम से जाना जाता है, और यूरोपीय बाज़ार में इसे डेकेरॉन नाम से जाना जाता है। तो टेरिलीन और डेकेरॉन नाम से इसे वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर का एक और सुपरिचित प्रकार है पैट, PET, पैट कहा जाता है इसे, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थैलेट। याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है पैट, और इसका नाम क्या है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थैलेट, क्योंकि ये जो पॉलिएस्टर है वो स्पेशली इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थैलिक एसिड के आपस में मिलाकर और उसे बहुलकीकरण करके प्राप्त किया जाता है। ज़रा इसे ध्यान से देखिएगा, ये जो टेरेफ्थैलिक एसिड है, ये जो पूरा आपको बताया हुआ है, ये टेरेफ्थैलिक एसिड, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए ये टेरेफ्थैलिक एसिड ग्रुप है। ओके, और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। जब इन दोनों का आपस में संयोजन कराया जाता है, रासायनिक क्रिया करवाई जाती है, तब हमें प्राप्त होता है पैट, यानी कि पॉली इथाइलिन टेरेफ्थैलेट। ये एक पॉलिएस्टर का सुपरिचित प्रकार है, और इसका उपयोग केवल वस्त्र उद्योग में नहीं होता है, इसका उपयोग जो है
वो प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने में और बर्तन बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में जो आप प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं वो पेट प्लास्टिक का होता है और वो पॉलिएस्टर का होता है। ओके, इसी तरह से फिल्म, जो नेगेटिव फिल्म बनती है, कैमरे में जो रील चलती है वो भी पॉलिएस्टर की होती है। पॉलिएस्टर के वायर भी बनाए जाते हैं जो कि पेट प्लास्टिक का होता है। ओके, जो आपने बर्तन उपयोग किए होंगे घर पे, पेट जार के, जो प्लास्टिक के मसाले के डब्बे आपने यूज़ किए हैं, वो सभी क्या है, पेट प्लास्टिक के हैं और वो बनाए जाते हैं पॉलिएस्टर से। ओके, तो देखिए, इसी के अलावा पॉलिएस्टर जो है वो एक इस प्रकार का रेशा है जिसके मिश्रित रेशे बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। यानी पॉलिएस्टर में यह गुण होता है कि वह मिश्रित रेशे, यानी उन्हें अन्य रेशों के साथ, प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर मिश्रित रेशे बनाए जा सके। तो पॉलिएस्टर के साथ कॉटन यानी कि सूती का रेशा मिलाकर पॉलीकॉट बनाया जाता है। याद रखिएगा, पॉलिएस्टर में पॉली कॉटन का कॉट, ओके, पॉलीकॉट, इसे हम टेरिकॉट भी कहते हैं। तो पॉलीकॉट और टेरिकॉट के वस्त्र बनाए जाते हैं जो कि पॉलिएस्टर और कॉटन यानी सूती का मिक्सचर होता है, मिक्स रेशे। ओके, पॉलिएस्टर और वूल यानी कि पॉलिएस्टर का पॉली, वो वूल कहते हैं ऊन को। ओके, तो पॉलीवूल या टेरीवूल भी इसको कहा जाता है। ज़्यादातर आप आजकल जो स्टॉल्स खरीदते हैं या आप ज़्यादातर जो वस्त्र सर्दियों में जो शॉल, मोजे, स्वेटर पहनते हैं, उस पर आप देखिएगा, उसमें जो स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर पर पॉलीवूल या उसका कंटेंट लिखा होता है। उसमें देखिएगा आप, उसमें पॉलिएस्टर इतने परसेंट या वूल इतने परसेंट लिखा होता है। ओके, तो पॉलिएस्टर और वूल मिलाकर पॉलीवूल बनाया जाता है। पॉलीवूल जो है वह एक प्रकार का मिश्रित रेशा है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, तो पॉलिएस्टर जो है वो पॉलीवूल नाम से भी मिक्स्ड रेशो के रूप में प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक्रिलिक ऑर्लॉन या एक्रिलिक जो है वो कृत्रिम ऊन कहा जाता है। तो कृत्रिम ऊन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं और कंबल का उपयोग करते हैं, कि इनमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक ऊन से वास्तव में निर्मित नहीं होती है। ये केवल ऊन के समान दिखाई देती है, परंतु ऊन के समान ही हमें गर्मी प्रदान करती है। ये एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि ऊन जो है वो जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक रेशा, ये आप जानते हैं, और उसका जो प्रोसेस है, ऊन प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से ऊन हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, प्लस ऊन जो है वो महंगा भी आता है। इसी सारी कमियों की वजह से वैज्ञानिकों ने जो है वो एक्रिलिक या ऑर्लॉन कृत्रिम ऊन का निर्माण किया, जो वास्तव में ऊन के समान दिखाई भी देते हैं और उनके समान हमें गर्मी भी प्रदान करते हैं। क्लियर? तो ये एक संश्लेषित रेशा है जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं, इसे हम ऑर्लॉन भी कहते हैं। एक्रिलिक का उपयोग हम किस में करते हैं? एक्रिलिक का उपयोग जो है वो एक तो शॉल, स्वेटर और जो कंबल वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा एक्रिलिक का उपयोग जो है वो तंतु के रूप में, यानी कि जो सॉफ्ट टॉयज़ के अंदर जो उनकी हेयर होती है ऊपर की, वो सॉफ्ट हेयर के रूप में या उनके अंदर भरे जाने वाले सॉफ्ट टॉयज़ के तंतुओं के रूप में, गद्दे के तंतुओं के रूप में, कुशन्स के तंतुओं के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये जो एक्रिलिक है वो ऊन के समान ही ऊन से ज़्यादा सस्ते भी होते हैं, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और सबकी रीचेबल होते हैं, यानी कि सबको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आपने देखा होगा ऊन के वस्त्र जो है वो पानी में भिगोने के बाद बहुत टाइम तक सूखते नहीं हैं क्योंकि वो जल को बहुत ज़्यादा अवशोषित करते हैं, परंतु इन तंतुओं की ये एक विशेषता होती है कि ये जल अधिक अवशोषित नहीं करते हैं, यानी कि इनको धोने के बाद आप आसानी से इनको सुखा सकते हैं, ज़्यादा समय ये नहीं लेते हैं सूखने के लिए। तो ये एक्रिलिक की विशेषता भी है और इसीलिए इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में और स्वेटर बनाने में किया जाता है।
संश्लेषित रेशों के गुणधर्म अब आपको पढ़ने हैं। संश्लेषित रेशों के सारे प्रकार हमने डिस्कस कर लिए, तो अब इनके गुणधर्म पढ़ने, यानी कि संश्लेषित रेशों की क्या विशेषता है। तो देखिए, संश्लेषित रेशों की ये स्पेशली विशेषता होती है कि ये धुलने में सुगम होते हैं। आप ये जल अवशोषित ज़्यादा टाइम नहीं करते। आपने देखे होंगे पॉलिएस्टर, नायलॉन के वस्त्र या एक्रिलिक के जो वस्त्र होते हैं वो आपने धोया, सुखाया और बहुत जल्दी सूख गया, जबकि कॉटन या दूसरे कपड़े जो होते हैं, प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़े जो होते हैं, उनको आप सुखाते हैं तो अपेक्षाकृत रूप से उनमें समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो जल को धारण करने की क्षमता रखते हैं। प्राकृतिक रेशों में जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है, वो जल को अधिक समय तक अवशोषित करके रखते हैं, इसलिए उनका एवेपोरेशन भी जल का बहुत धीरे धीरे होता है, इसीलिए वो आसानी से सूखते नहीं हैं। जबकि संश्लेषित रेशे जो है वो जल को कम अवशोषित करते हैं, इसीलिए वो आसानी से सूख जाते हैं। ओके, इन पर दाग धब्बे नहीं चिपकते, अच्छे से वॉशेबल हो जाते हैं, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं, चमकदार सॉफ्ट मुलायम कपड़ा होता है इसका। इसी के साथ ये सस्ते होते हैं। प्राकृतिक रेशे महंगे आते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, सस्ते अवेलेबल होते हैं और जल्दी से सबको अवेलेबल हो जाते हैं। रख रखाव में इनकी कोई दिक्कत नहीं होती है संश्लेषित रेशों के, जबकि जो प्राकृतिक रेशे हैं उनमें कीड़े लगने का डर रहता है, उनमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, सिलवटें पड़ जाती है, वो श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं, उनको प्रेस की आवश्यकता पड़ती है। जबकि संश्लेषित रेशों को आपको कोई किसी भी प्रकार के रख रखाव की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। संश्लेषित रेशों में कीड़े भी नहीं पड़ते हैं, संश्लेषित रेशों में कीड़े लगने का डर नहीं होता है। तो कई मायनों में संश्लेषित रेशे हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये बहुत समय तक टिकाऊ भी होते हैं। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो जल्दी से फट जाते हैं या वो जल्दी से लंबे समय तक टिकते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, जबकि संश्लेषित रेशे कई लंबे समय तक टिके हुए रहते हैं और मजबूत होते हैं। ओके, इनका रेशा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इतनी सारी बेस्ट क्वालिटीज़ की वजह से हम संश्लेषित रेशों का उपयोग करते हैं, परंतु फिर भी कभी कभी क्या है कि संश्लेषित रेशों का उपयोग करना प्राकृतिक रेशों की तुलना में हानिकारक हो सकता है, और वो पॉइंट भी हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। देखिए, प्राकृतिक रेशे जो है वो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं। तो यह ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, शीघ्रता से आग नहीं पकड़ते। अगर आप कुछ प्राकृतिक रेशे पहनकर इजीली आप रसोई के या गर्मी में काम कर सकते हो, जबकि संश्लेषित रेशों में ऐसा नहीं है। ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं और ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, पिघल जाते हैं, इसीलिए कभी भी प्रयोगशाला में या जहाँ पर इस तरह की घटनाएं, रसोई में किस तरह की घटनाएं हो सकती है जहाँ आग लगने का डर होता है, वहाँ पर संश्लेषित रेशे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये त्वचा से चिपकते हैं और पिघलते हैं, जिससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। प्राकृतिक रेशे जो है वो वस्त्र शरीर पर चिपकते नहीं हैं, इसलिए त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते। अर्थात पसीना जब भी आता है तब वो क्या होता है, पसीना इन रेशों से बाहर निकल जाता है और इवापोरेट हो जाता है, जो बॉडी पर इन्फेक्शन का कारण नहीं बनता है। जबकि संश्लेषित रेशे क्या करते हैं, पसीने को बाहर, बॉडी से बाहर या बाहर की ओर इवेपोरेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पसीना शरीर के अंदर ही रहता है, पसीने को ये सोखते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, त्वचा में हानिकारक संक्रमण उत्पन्न होने की संभावना रहती है। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते और ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। जबकि संश्लेषित रेशों का अपघटन जल्दी से नहीं होता है, इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से हानिकारक होते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया कि संश्लेषित रेशों का उपयोग हमें इसलिए प्राकृतिक रेशों की तुलना में कम करना चाहिए। अब देखिए, ये जितने भी प्रकार के संश्लेषित रेशे आपने पढ़े हैं, ये सभी क्या है, पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से निष्कर्षित किए जाते हैं। पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल का मतलब ये हो गया कि जो पेट्रोलियम के निष्कर्षण के लिए जहाँ रिफाइनरीज़ में से जो पेट्रोलियम बनाए जाते हैं, उसका जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो आपको पढ़ना है इसी क्लास में। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि पेट्रोलियम उत्पाद जितने भी होते हैं, उन सारे पेट्रोलियम उत्पादों के लिए जो कच्चा माल उपयोग में लिया जाता है, उन कच्चे मालों को पेट्रो रसायन कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। और ये पेट्रोकेमिकल्स जो है वो ही संश्लेषित रेशे बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम
पदार्थों के कच्चे माल यानी पेट्रोकेमिकल्स से ही विभिन्न प्रक्रमों द्वारा संश्लेषित रेशे भी तैयार किए जाते हैं। ओके, तो अगर आपको पेट्रो रसायन पूछे या पेट्रोकेमिकल्स पूछे तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पेट्रोकेमिकल्स क्या है? पेट्रोलियम के निष्कर्षण के लिए जो कच्चे माल उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें पेट्रो रसायन या पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, और उन्हीं पेट्रोकेमिकल्स से क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे भी निर्मित किए जाते हैं। ओके, तो पेट्रोकेमिकल्स एक्चुअल में देखा जाए तो कार्बनिक कंपाउंड्स है, यानी कि कार्बन से निर्मित होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका संश्लेषित रेशे का चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। संश्लेषित रेशों के बारे में हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो हमें पढ़ना है हमारी नेक्स्ट वीडियो में वो है प्लास्टिक, और प्लास्टिक क्या होता है, किस तरह से ये अलग अलग टाइप्स में पाए जाते हैं और इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, वो हम हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये चैप्टर नहीं अभी तक समझ में आ रहा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ही आपको सारे टॉपिक्स कंटिन्यूअसली क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी चैप्टर का अगला पार्ट होगा। थैंक यू।